हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम क्या होता है, क्या ब्रेन वेव्स होती हैं, कितनी टाइप की ब्रेन वेव्स होती हैं, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी है, क्या उनके सिग्निफिकेशंस हैं, सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन देखें ईईजी की, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, तो इट इज अ ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की सेरेब्रल कॉर्टेक्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के ग्राफिकल रिकॉर्ड को हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बोलते हैं। और इसकी जो स्टडी है, किसकी स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, इसको हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कहते हैं। और जो मशीन इस रिकॉर्ड को के लिए यूज की जाती है, जो इंस्ट्रूमेंट इस रिकॉर्ड के लिए यूज किया जाता है, उसको हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ बोलते हैं। जैसा हमने ईसीजी में पढ़ा था, जो ईसीजी की मशीन है उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और जो रिकॉर्ड है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज है। अब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता क्या है एक्चुअली में, तो बिल्कुल इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ ईसीजी मशीन के जैसा ही एक रिकॉर्डिंग मशीन होती है। जिस तरीके से ईसीजी की मशीन 25 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से रन करती है, सिमिलरली इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ भी 25 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से रन करता है। अब यहाँ पर जैसे ईसीजी की मशीन में हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, यूनिपोलर बाइपोलर चेस्ट इलेक्ट्रोड्स, उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ स्मॉल मेटल डिस्क होती हैं जो कि स्कैल्प के ऊपर लगाई जाती हैं, और इन्हें हम बोलते हैं स्कैल्प इलेक्ट्रोड्स। तो ये करते क्या है, बेसिकली ब्रेन सेल्स कम्युनिकेट वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड दिस एक्टिविटी शोज अप एज अ वेवी लाइन कॉल्ड ब्रेन वेव्स ऑन द ईईजी रिकॉर्डिंग। तो जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो जनरेट कर रहा है उसको ये रिकॉर्ड करती है ये मशीन, जो कि एक तरीके से वेवी लाइंस के फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, जिन्हें हम ब्रेन वेव्स बोलते हैं, है ना। अब डिस्कवर्ड एंड फर्स्ट रिकॉर्डेड बाय जो हैंस बर्गर है, इन्होंने पहली बार इन ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड किया, डिस्कवर किया, और जो पहली ब्रेन वेव रिकॉर्ड करी गई वो थी अल्फा वेव। और इसीलिए जो अल्फा वेव है इट इज ऑल्सो नोन एज बर्गर्स वेव, क्योंकि बर्गर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही पहली बार अल्फा वेव को रिकॉर्ड किया था। ठीक है, अब ब्रेन वेव्स क्या होती हैं, तो ऑब्वियसली द वेव्स विच वी गेट ऑन ईईजी मशीन। अब जब हम ब्रेन वेव की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको थोड़े से दो पॉइंट हमको समझने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ब्रेन वेव। ये वाला देखेंगे हम एक्स एक्सिस, तो ये सेकंड्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो वाई एक्सिस है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम किसी वेव को पढ़ते हैं तो हम एक उसकी फ्रीक्वेंसी को पढ़ते हैं, दूसरा हम उसके एम्पलीट्यूड को पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ब्रेन वेव साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड के अंदर कितनी जो ब्रेन वेव्स हैं, साइकिल्स हैं, ये कंप्लीट हो रही है, इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, है ना। तो आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्ज में होती है। अब मान लीजिए यहाँ पर अभी कितनी वेव्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5। मान लीजिए यहाँ पर इतने ही सेकेंड्स में, मान लीजिए यहाँ पर 10 वेव्स आ जाए, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कि कम होगी? ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स आएंगे उतनी ही ज्यादा जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि उतने ही सेकंड्स में उसने जो ज्यादा है ब्रेन वेव्स, उसको नंबर ऑफ ब्रेन वेव्स ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ब्रेन वेव साइकिल्स पर सेकेंड। अब एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, अब आप ये देखिए, ये जो वेव है ये कितनी ऊंचाई तक जा रही है ना। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं वोल्टेज या फिर एम्पलीट्यूड। तो हम ये कह सकते हैं स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसकी इंटेंसिटी क्या है या वो कितना स्ट्रांग है, उसको हम एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। एंड इट डिपेंड्स अपॉन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, है ना। बहुत सारे न्यूरॉन्स अगर एक साथ में सिंक्रोनाइज होके वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को सेंड करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है जो ब्रेन की जो एम्पलीट्यूड है ब्रेन वेव का वो ज्यादा होगा, वोल्टेज उसकी ज्यादा होगी। तो इट इज मेजर्ड इन माइक्रो वोल्ट्स। ठीक है, अब एक चीज हमें और समझनी है, और वो ये है कॉर्टिकल एक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। इसका मतलब ये है ज्यादातर कंडीशंस में फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड आपस में उल्टे चलते हैं। जितनी ज्यादा कॉर्टिकल एक्टिविटी होगी उतनी ही ज्यादा ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, और उतना ही कम उसका एम्पलीट्यूड होगा, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम
ये इसी तरीके से चलता है। कॉर्टिकल एक्टिविटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और कॉर्टिकल एक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड आपस में हमेशा इनका उल्टा रिलेशन होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब जो ब्रेन वेव्स हैं इसको अगर हम स्टडी करेंगे तो दो अवस्था हो सकती हैं, या तो आप बिल्कुल अलर्ट अवस्था में हैं या फिर आप सोने की कंडीशन में, स्लीप की अवस्था में। अब अवेक में भी दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये होगा कि आप पूरे तरीके से अवेक हैं, यानी कि आप बिल्कुल अलर्ट हैं, आप बिल्कुल कॉन्शियस हैं, आपकी आंखें खुली हुई हैं। दूसरी अवस्था हो सकती है कि आप जगे हुए तो हैं, लेकिन आप थोड़ा सा, आपका माइंड वॉन्डर कर रहा है, लेकिन आप उतने अलर्ट नहीं हैं, आप रिलैक्स्ड हैं और आपकी आईज क्लोज्ड हैं। तो जो पहली अवस्था हो गई ये वाली बीटा वेव्स, जब आप पूरे तरीके से अलर्ट हैं, ऐसी कंडीशन में जो बीटा वेव्स हैं ये इनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन के अंदर रिकॉर्ड होती है, और इनको हम डीसिंक्रोनाइज्ड वेव भी बोलते हैं। बीटा वेव्स आर आल्सो नोन एज डीसिंक्रोनाइज्ड वेव। जबकि ये वाली अवस्था जिसमें कि आप जागे हुए तो हैं लेकिन आप थोड़ी सी रिलैक्स कंडीशन में, आंखें आपकी बंद है, इनको हम यहाँ पर अल्फा वेव्स रिकॉर्ड होती हैं, और अल्फा वेव्स को हम सिंक्रोनाइज्ड वेव्स भी बोलते हैं। अब अगर हम स्लीप में भी देखेंगे तो स्लीप के अंदर भी दो तरीके की स्लीप हो सकती हैं। एक लाइट स्लीप यानी कि अर्ली स्लीप, जब आप सोए हैं और सोने की जो पहली वाली अवस्था हो गई, और एक हो गई कि आप बहुत गहरी नींद में सोए हैं, दैट इज डीप स्लीप। तो जो लाइट स्लीप होती है जिसमें से आपको कोई भी आसानी से जगा सकता है, वहां पे थीटा वेव्स रिकॉर्ड की जाती हैं, और डीप स्लीप के समय में डेल्टा वेव्स रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक डायग्राम देखें तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन वेव्स बेसिकली 5 तरीके की होती हैं: अल्फा वेव, बीटा वेव, थीटा वेव, डेल्टा वेव एंड गामा वेव, है ना। गामा वेव को हम अभी बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे जो कम फ्रीक्वेंसी होती है 8 से लेकर 13 हर्ट्ज, तो ये अल्फा वेव की है, और जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है दैट इज 32 to 100 हर्ट्ज, दिस इज द गामा वेव। और इसीलिए आपको ये डिफरेंस दिख रहा होगा, इतने ही सेकंड के अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फा वेव्स कम है, लेकिन अगर हम इस वेव को देखेंगे तो यहाँ पर देयर आर टू मेनी ब्रेन वेव्स, है ना। तो ये ही हमारी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अल्फा वेव की हो गई 8 से लेकर 13 हर्ट्ज, बीटा वेव 14 to 30 हर्ट्ज, थीटा वेव्स 5 to 7 हर्ट्ज, डेल्टा वेव्स 2 to 4 हर्ट्ज एंड गामा वेव्स 32 to 100 हर्ट्ज। तो अब हम ब्रेन वेव्स को कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। जब भी हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हमारे लिए याद रखना आसान होता है और हम उसको ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अंतर्गत हम ये जो ब्रेन वेव्स हैं इनको पढ़ेंगे। पहला तो उनका ओरिजिन, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। हमारी जितनी भी ब्रेन वेव्स हैं ये हमारे ब्रेन के अलग अलग एरिया से ओरिजिनेट होती हैं। फिर उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है जिसे हम हर्ट्ज में देखते हैं, उनका एम्पलीट्यूड जिसे हम माइक्रोवोल्ट्स के अंदर नापते हैं, लोकेशन। अब ये जो ब्रेन वेव्स हैं ये आपको ब्रेन के सभी एरियाज में देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ लोकेशंस ऐसे हैं जहां पर ये जो ब्रेन वेव्स हैं ये ज़्यादा अच्छी तरीके से रिकॉर्ड होती हैं। तो लोकेशन हो गया, और फिर उनका फाइनली क्या सिग्निफिकेशन है ना। तो अब वैसे तो हमको अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा ऐसे पढ़ना चाहिए था, लेकिन हमने, क्योंकि हमें याद रहे, इसलिए हमने इनको थोड़ा सा इनकी सीक्वेंस को चेंज किया है डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बीटा वेव की फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो पहले हमने बीटा वेव को ले लिया। तो बीटा वेव का जो ओरिजिन है वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। आपको मालूम है आपके ब्रेन के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपको अलर्ट और वेकफुल रखता है, जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। जब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इनहिबिट होता है देन वी गो टू स्लीप। तो ये ओरिजिन करती है, क्योंकि बीटा वेव किसका रिप्रेजेंटेशन है, वेकफुलनेस का, जब आप पूरे तरीके से अलर्ट हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है ये भी पूरी तरीके से काम करेगा। तो RAS के द्वारा ये ओरिजिनेट करती हैं। 14 से लेकर 30 इसकी फ्रीक्वेंसी है। एम्पलीट्यूड 5 to 10 हर्ट्ज। लोकेशन अगर हम देखेंगे तो पैराइटोफ्रंटल लोब से ये ओरिजिनेट करती हैं, क्योंकि पैराइटोफ्रंटल जो लोब है बेसिकली अगर आप फंक्शनिंग देखेंगे तो उसका जो काम है वो एक तरीके से मेंटल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो वेकफुल हैं जब आप, अलर्ट हैं, मेंटली एक्टिव है और आईज आपकी ओपन है, ऐसी कंडीशन में यू विल फाइंड द बीटा वेव्स। अब आप देखिए
फ्रीक्वेंसी को अगर हम देखेंगे, अल्फा वेव पे आ जाते हैं हम, तो जो फ्रीक्वेंसी है इसकी 8 से 13 हर्ट्ज हो गई। थीटा वेव पे आते हैं तो 5 to 7 हर्ट्ज और डेल्टा वेव पे 2 to 4 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को याद रखने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 to 4, then 5 to 7, then 8 to 13 and 14 to 30। रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी याद हो जाएंगी। अब हमने एम्पलीट्यूड की हमेशा बात करी थी कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ज्यादातर कंडीशन में उल्टे होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड कम होगा और फ्रीक्वेंसी कम है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन आ जाता है थीटा वेव्स, है ना। यहाँ पर एम्पलीट्यूड आप देखेंगे, एम्पलीट्यूड यहाँ पर जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो थीटा वेव्स हैं ये यहाँ पे जो इनका एम्पलीट्यूड है इट इज 10 माइक्रोवोल्ट। अगर आप बीटा की देखेंगे तो 5 to 10 माइक्रोवोल्ट और डेल्टा की देखेंगे तो 20 से लेके 200 माइक्रोवोल्ट। ओके, अब ओरिजिन की हम बात करेंगे तो ओरिजिन में हमने बीटा वेव्स को डिस्कस कर लिया है। अल्फा वेव्स की बात करेंगे तो थैलेमोकॉर्टिकल ऑसिलेशन से ओरिजिनेट होती हैं। इनका लोकेशन बेसिकली दे आर मोस्टली लोकेटेड एट द ऑसिपिटल लोब, जो कि पीछे की तरफ होता है, ठीक है। और ये कब रिकॉर्ड होती हैं? फिजिकली एंड मेंटली, जब आप रिलैक्स होते हो, अवेक हैं अभी सोए नहीं हैं, अवेक ही हैं, लेकिन आप थोड़ी रिलैक्स अवस्था में आ गए हैं, आपकी मेंटल एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई है और आंखें आपकी बंद है, ठीक है। अब जब हम अल्फा वेव को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक हमें थोड़ा समझना पड़ता है, कंडीशन है विच इज नोन एज अल्फा ब्लॉक, है ना। तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा। रिप्लेसमेंट ऑफ सिंक्रोनाइज्ड अल्फा वेव बाय डीसिंक्रोनाइज्ड लो वोल्टेज वेव, जस्ट अ मिनट, लो वोल्टेज वेव, कौन सी वेव? बीटा वेव, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अल्फा ब्लॉक या फिर डीसिंक्रोनाइजेशन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है, जब भी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था जो अल्फा वेव है इसको हम सिंक्रोनाइज्ड वेव बोलते हैं और बीटा वेव को हम डीसिंक्रोनाइज्ड वेव बोलते हैं। जब भी हमारी अल्फा वेव जो कि सिंक्रोनाइज्ड वेव है ये बीटा वेव के साथ में एक तरीके से चेंज हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डीसिंक्रोनाइजेशन या फिर अल्फा ब्लॉक। तो अगर आप इसमें देखें, रिप्लेसमेंट ऑफ सिंक्रोनाइज्ड अल्फा वेव बाय डीसिंक्रोनाइज्ड लो वोल्टेज वेव, दैट इज बीटा वेव। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ डायग्राम में देखें, अभी हमारी अल्फा वेव्स चल रही हैं। अल्फा वेव्स में क्या होता है? आईज हमारी क्लोज्ड रहती हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारी आईज क्लोज्ड है। अब यहाँ पर आईज ओपन हुई, तो जैसे ही आईज ओपन हुई तो नाउ दिस अल्फा वेव इज रिप्लेस्ड बाय बीटा वेव। तो ये बीटा वेव आ गई और ये जो पूरी कंडीशन है इसको हम बोलेंगे अल्फा ब्लॉक। अब यहाँ पे फिर आईज क्लोज हो गई तो अगेन नाउ द पैटर्न इज फॉलोड बाय द अल्फा वेव, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अब थीटा वेव की हम बात करेंगे तो थीटा वेव का जो ओरिजिन है बेसिकली हिपोकैम्पस से है और लोकेशन इसका पैराइटो टेम्पोरल लोब है, ठीक है। पैराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ज्यादातर ये बच्चों में देखने को मिलती है वेव, या फिर जब आपकी कॉन्शियसनेस रिड्यूस होती है, इमोशनल स्ट्रेस में भी आप इसको देख सकते हैं। और ये ऊपर की जो 2 वेव्स हैं ये वेकफुल कंडीशन में है और नीचे की जो 2 वेव्स हैं ये स्लीप के दौरान है। तो लाइट स्लीप में भी आप देख सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं जो ड्रीमिंग की अवस्था होती है उस समय में भी आपको थीटा वेव्स रिकॉर्ड होती हैं। डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर्स, ऐसे ब्रेन के डिसऑर्डर्स जहां पे डीजेनरेशन हो रहा है वहां पर भी आपको थीटा वेव देखने को मिलती है। डेल्टा वेव की हम बात करेंगे तो थैलेमस और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम दोनों जगह से ये ओरिजिनेट होती है। और इसका अगर हम सिग्निफिकेशन देखेंगे तो डीप स्लीप के दौरान, जब देर इज नो ड्रीमिंग, जब आप ड्रीम नहीं करते हैं और पूरे गहरी नींद में होते हैं, इन्फेंट्स में भी ये वेव देखने को मिलती है। और कुछ ब्रेन डिजीजेस जैसे कि ट्यूमर और एपिलेप्सी, यहाँ पर भी आपको ये जो वेव है ये रिकॉर्ड होती है, ठीक है। अब इसके अलावा देर इज वन मोर वेव जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं और वो है गामा वेव। गामा वेव को अगर हम देखेंगे तो गामा वेव बेसिकली इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम 32 to 100 हर्ट्ज। और ये खास स्थिति में ये जो गामा वेव्स हैं ये देखने को मिलती हैं जब व्यक्ति ड्यूरिंग हाइटेंड परसेप्शन, जब उसके परसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिसीव करना, तो जब उसके परसेप्शन की क्षमता बहुत ही हाइटेंड लेवल पे होती है। कब ऐसा होता है?
जब मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत फोकस्ड अटेंशन कर रहा हो, है ना, कोई भी चीज़ है, कोई पढ़ाई कर रहे हैं आप या कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें आपका प्रॉपर अटेंशन है, प्रॉपर फोकस है, या फिर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उस समय आपका जो ब्रेन है वो बहुत हाईली अलर्ट कंडीशन में है और एक्टिव है, या फिर आप कोई चीज़ को लर्न कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो गामा वेव्स हैं ये रिकॉर्ड होती हैं। ओके, और लास्ट में आ जाते हैं हम सिग्निफिकेशन, है ना। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ EEG? तो हम EEG के माध्यम से बहुत से स्लीप के पैटर्न्स को, स्लीप के डिसऑर्डर्स को, या फिर ब्रेन के या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम डायग्नोस कर सकते हैं और उनको हम फॉलोअप भी कर सकते हैं, है ना। तो पहला तो हो गया स्लीप स्टडी, क्योंकि हमको ये जो वेव्स हैं ये अवेक पैटर्न में भी मिलती हैं और स्लीप के पैटर्न में भी मिलती हैं, तो हम स्लीप की जो स्टडी है, स्लीप की बहुत सारी ऐसे एबनॉर्मल स्लीप्स होती हैं, तो हम स्लीप के पैटर्न को आसानी से EEG के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ द ब्रेन। अब ब्रेन की कई ऐसी डिजीजेज होती हैं जिनमें कि ये जो EEG का पैटर्न है ये आपको चेंज देखने को मिलेगा। जैसे हेड इंजरी हो गई, तो जिस भी एरिया में इंजरी हुई है वहां का अगर आप EEG का रिकॉर्ड देखेंगे तो वो आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा, है ना। ब्रेन ट्यूमर हो गया, इंसेफेलाइटिस हो गई, या फिर सबड्यूरल हीमेटोमा, ब्लड का कलेक्शन हो गया, ठीक है, सबड्यूरल हीमेटोमा, तो वहां पर भी जो पैटर्न्स हैं EEG के वो चेंज देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम एपिलेप्सी या फिर सीजर डायग्नोसिस देखें, ठीक है, एपिलेप्सी की कंडीशन, अगेन एपिलेप्सी भी कई तरीके की होती हैं, तो किस तरीके की एपिलेप्सी है, कौन सा टाइप की एपिलेप्सी है, और जो सीजर है उसका डायग्नोसिस है वो भी हम EEG के माध्यम से कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो आपको हाई फ्रिक्वेंसी जो वेव्स हैं वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ पे एकदम से बढ़ जाती है। और टू एवेल्युएट ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, क्योंकि EEG आपके ब्रेन की एक्टिविटी का रिकॉर्ड है, तो अगर हमारे ब्रेन की एक्टिविटी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, वॉट एवर इज द केस, तो उस केस को, उस कंडीशन को भी हम EEG के माध्यम से रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। तो अगर मेंटल एक्टिविटी स्लो होगी तो जो फ्रीक्वेंसी है वो ब्रेन वेव्स की स्लो होगी, अगर मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा है तो जो फ्रीक्वेंसी है ब्रेन वेव्स की ये ज़्यादा होगी। फिर फाइनली कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें कि जो EEG है ये ऑल्टर हो सकती है, जैसे कि हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन की कमी एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। हाइपरकैप्निया, हाइपरकैप्निया का मतलब होता है कि जब बॉडी से हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से हम एलिमिनेट नहीं कर पाते, उस कंडीशन को हम हाइपरकैप्निया बोलते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी। हाइपोथर्मिया दैट इज लो बॉडी टेम्परेचर। एंड एनेस्थीसिया ऐसी कंडीशन जब हम कोई अगर हमको ऑपरेट करना है या ऐसी कंडीशन है तो हम उसमें कुछ एनेस्थेटिक ड्रग्स पेशेंट को देते हैं जिससे कि उसको पेन फील ना हो और थोड़ी देर के लिए जो पेशेंट है वो बेहोशी की अवस्था में आ जाए। तो इन सब कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो EEG के पैटर्न है इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।